बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि जनूबी कश्मीर से आ रही है, जहां पर जिला पुलवामा के कंगन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान झड़प हुई है, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। इस बीच एक सिक्योरिटी एहलकार की जख्मी होने की भी खबर सामने आई है, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। इससे कबल फौज के 55 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ सीआरपीएफ की 183 बटालियन और साथ ही साथ सीआरपीएफ की टीम ने मुश्तरका कार्रवाई की और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस पूरे इलाके को कंगन का इलाका, जहां पर इस इलाके को मुहासरे में लेकर घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी और इतलात के मुताबिक फौज को इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात मिली थी और इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। कंगन समेत मुतअद्दिद इलाकों को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और तलाशी मुहिम उस वक्त तसादुम में तब्दील हुई जब इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुके हैं, जिनका ताल्लुक जैश नामी मिलिटेंट तंजीम से बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए जिले में 2G मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी फिलहाल मुअत्तल कर दी गई है। जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर एनकाउंटर और इस एनकाउंटर के बीच में अब तक 3 मिलिटेंटों की हलाकत हो चुकी है। फिदा हुसैन हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पे हैं। फिदा, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? एनकाउंटर खत्म हो चुका है? एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जाता है कि 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर जो है उसकी, हालांकि जो हमारे जराया है उन्होंने उसकी तस्दीक की है कि 3 मिलिटेंट जो कि जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं वो इस ऑपरेशन में हलाक हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी इलाके में मौजूद है। जो ही सुबह का वक्त था और जब वहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई पुलवामा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो खबर यही थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी जो इलाके में है। उसके बाद उन्होंने उस इलाके की घेराबंदी की, इंटरनेट को पहले डाउन किया गया और उसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। जो ही मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस पर नजर पड़ी तो उन्होंने फायर खोला, जवाबी कार्रवाई की गई और इसमें जैश मोहम्मद के 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। और साथ ही साथ ये भी बड़ी खबर आ रही है इसमें कि जो हाल ही में एक आईडी धमाका हुआ था एक कार में, तो उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है कि इस एनकाउंटर में हलाक हुआ है। लेकिन अभी तक, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि अभी इसकी तस्दीक होनी बाकी है कि क्या उसका मास्टरमाइंड जो है वो इस एनकाउंटर में हलाक हुआ है। लेकिन जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यही कहती है कि ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि उस आईडी धमाके के बाद पुलवामा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है आए रोज कहीं ना कहीं पे छापामार कार्रवाई कर रही थी और मास्टरमाइंड की तलाश भी शुरू की गई थी। लेकिन जिस तरह से वो तलाशी कार्रवाई भी शुरू करते थे और सर्च ऑपरेशन चलाते थे, कोडिंग चलाते थे, कि कहीं ना कहीं पे जब उनको खबर मिलती थी कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है वहाँ पे, तो उसके बाद ये तलाशी कार्रवाई चलाते थे। जी आसिफ, यहाँ सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए सर्च ऑपरेशन के बारे में मैं आपको यही बता दूं आसिफ यहाँ पे कि जो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इलाके में ही मौजूद है। हालांकि यही बताया जाता है कि तकरीबन ये जो झड़प है ये इख्तिताम पसीर हुई है, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस कितना टाइम और लेती है वहाँ पे, लेकिन बताया यही जाता है कि जो 3 मिलिटेंट थे वो तीनों इसमें हलाक हुए हैं। आसिफ, एक चीज और भी यहाँ पर जानने वाली है कि अभी जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो इंटरनेट सर्विसेज एहतियातन बंद की गई थी। क्या इस इलाके के अंदर सूरत हाल इस वक्त काबू में है? किसी तरह का कोई एहतजाज तो नहीं हुआ? सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ही पहले ही इंटरनेट को डाउन किया जाता है, ताकि जो लोग हैं वो जो है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता था जनूबी कश्मीर में जब भी कहीं पर झड़प होती थी तो वहाँ पे लोग जमा होते थे, लेकिन पिछले कई एनकाउंटर में देखने को मिलता है कि अब लोग जो है वो जमा नहीं होते हैं। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चारों ओर जो इलाका है उसकी घेराबंदी की गई थी ताकि जो लोग वो उस एनकाउंटर साइट पे ना पहुंचे जहां पे ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। अब क्या इंटरनेट रात देर गए तक ही बहाल होगा या अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है आपको। लेकिन खबर ये आई थी शुरुआत में कि जिस इलाके के अंदर मिलिटेंट मौजूद थे वो एक रिहायशी इलाका है, रिहायशी मकान है, तो क्या सिविलियंस को एवैक्यूएट कर दिया गया था पहले? देखिए, पहले ही जिस तरह से क्योंकि रिहायशी इलाका था पहले ही सबको पता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पहले ही जो जिस इलाके में मिलिटेंट थे उन लोगों को पहले बाहर निकाला गया, तो उसके बाद ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो 3 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं, जैश से तीनों का ताल्लुक बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। हमारे पास जो अभी तक खबर आ रही है और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट पुलिस ने किया है उसके मुताबिक भी सिर्फ
3 लोगों के मारे जाने की खबर दी गई है, जिनसे हथियार या गोला बारूद बरामद करने की अभी तक पुलिस की जानिब से कहा गया है। लेकिन दूसरी जानिब इनकी तस्दीक, इसकी बात की तस्दीक होना बाकी है, मिलिटेंट किस तंजीम से वाबस्ता थे। और साथ ही साथ इस वक्त सर्च ऑपरेशन अभी भी जो हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इलाके के अंदर जारी है, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई हैं, हालात काबू में हैं, पुरअमन माहौल है। और इस बीच ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम अंजाम दे रही है। जो सर्च ऑपरेशन अल सुबह शुरू हुआ था वो एनकाउंटर में उस वक्त तब्दील हुआ जब उस इलाके के अंदर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मिली थी, वहां जैसे ही पार्टी पहुंची, सर्च शुरू हुआ, मिलिटेंटों की जानिब से फायर ओपन किया गया और जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुके हैं। तो जनूबी कश्मीर के अंदर मुसलसल तीसरे रोज तीसरा ऑपरेशन, 2 एनकाउंटर्स हुए हैं और एक सर्च ऑपरेशन जो 3 दिन पहले हुआ था या 2 दिन पीछे अगर चले जाएं, सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पर शुरू हुए थे। और कल साइमुत्राल के अंदर जहां पर 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई थी, अब से थोड़ी देर पहले 3 और मिलिटेंट मारे गए हैं जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के अंदर। इधर मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 8,909 नए केसेस दर्ज किए जाने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 2 लाख से मुतजावज कर गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से आज जारी ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,76,715 हो गई है और इस दौरान 217 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 5815 यानी 5,815 तक ये तादाद भी पहुंच चुकी है। मुल्क में अब तक कुल मिलाकर 1,303,003 लोग जो है वो अभी तक सेहतमंद भी हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़कर 1,14,097 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासतों में से एक है और 24 घंटों में महाराष्ट्र के अंदर भी 2,287 नए केसेस सामने आए हैं। 103 अफराद की एक बार फिर 24 घंटों के दौरान यहां मौत हुई है, जिसके साथ ही रियासत में इस वबा से मुतासरीन की तादाद 72,300 तक पहुंच गई और जिन लोगों की अब तक जान गई है उनकी तादाद 2,465 सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर हुई है। इस दौरान रियासत में 200 के पार जो तादाद है वो सेहतियाब लोगों की भी पहुंची है। 1,225 लोग ठीक हुए हैं, जिसमें सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद जो कि रियासत के अंदर इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ अमवात की शरह में भी इजाफा देखा जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 117 मुस्बत मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस मोहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 2,718 तक आखिरी इतलात मिलने तक पहुंची है। जम्मू सूबे से 24 घंटों के दौरान 40 और कश्मीर वादी से 77 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे से कुल 642 और कश्मीर वादी से 2,076 मामले सामने आए। वायरस से अब तक 33 लोगों की जम्मू कश्मीर में मौत हो चुकी है। वहीं लद्दाख में भी इंतजामिया की जानिब से सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट की मौत के बाद उनका टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद करीब 150 लोगों को क्वारंटाइन में भेज दिया है, जो उनके रब्त में आए थे, जिनमें उनकी 2 बेटियां भी हैं जो पॉजिटिव पाई गई थी। और लद्दाख में भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। यहाँ पर लाल चौक में भी अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर दुकानें भी बंद है, यहाँ पर लोगों की बहुत भी बंद है, वहाँ पर खुला है। ऐसे यहाँ पर अल्लाह की शुक्र है। बात हम बडगाम की करते हैं, जहां पर चाडोरा बडगाम में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंतजामिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बडगाम चाडोरा के अंदर इंतजामिया ने एक शख्स को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट उसे थमा दी है, तहम मज़कूरा शख्स के मुताबिक उसका टेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं, सैंपल लिए ही नहीं गए, लेकिन उसकी रिपोर्ट मस्बत पाई गई है। इस बीच इंतजामिया की जानिब से इस तरह का फैसला जहां लिया गया, जहां ये कदम उठाया गया है, मज़कूरा शख्स की जानिब से सवालात उठाए जाने पर इंतजामिया और महकमा सेहत भी सवालों के घेरे में आई है कि आखिर एक शख्स को बिना टेस्ट कैसे पॉजिटिव करार दिया जाता है। क्या ये सब जम्मू कश्मीर के अंदर होता है या दीगर रियासतों में भी इस तरह के मामलात सामने आते हैं? श्रीनगर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, चाडोरा बडगाम के अंदर जो वाक़या पेश आया है,
एक शख्स की रिपोर्ट उसे पॉजिटिव थमाई दी जाती है, लेकिन बिना कोई टेस्ट या किसी तरह का सैंपल लिए। ये पूरा मामला क्या है और इंतजामिया का क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए आसिफ, चूंकि कल से ही उस शख्स ने जब मेरे साथ बात की और वो उस वक्त जेबीसी जो कि सिक्किम का ब्रांच एक है वहां पर उसे भर्ती किया गया था, वहां पर एडमिट किया गया था। उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्हें जो रिपोर्ट थमाई गई है उन्होंने उसके हवाले से कोई सैंपल जो है दिया ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त हमने इस हवाले से पड़ताल शुरू की कि इसकी क्लेम्स में कितना दम है और क्या वाकई जो ये दावा कर रहा है क्या ये इसकी बुनियाद है। तो इस हवाले से हमने कंसर्न जो सबसे पहले है एसडीएम चाडूरा उनके साथ बात की। तो एसडीएम चाडूरा का मानना था, जो इनिशियली उन्होंने हमारे साथ बात की, उन्होंने खुद ये एतराफ किया कि मज़कूरा शख्स ने जिसका केस पॉजिटिव आ गया था, जो एक 30 साल मालिक था, उनका कहना था कि उन्होंने भी उनके साथ ये बात की और उनसे भी ये कहा कि उन्होंने कोई सैंपल नहीं दिया था। ताहम उन्होंने कहा था कि ताहम एसडीएम ने उस वक्त सुबह ही मेरे साथ बात करते हुए ये बात कही ऑन रिकॉर्ड के उन्होंने इस हवाले से एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की है और दोपहर तक इस हवाले से कोई ना कोई पेशरफ हो जाएगी। लेकिन अभी ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि अभी ऑन रिकॉर्ड ये मज़कूरा एसडीएम का मानना है कि जिस शख्स ने क्लेम किया था कि उसका सैंपल नहीं लिया गया, ताहम उसका सैंपल लिया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने जो इब्तदाई रिपोर्ट उन्हें मिली है, जो इतलात उन्हें मिली है, उसके मुताबिक मज़कूरा शख्स के जो सैंपल थे वो लिया गया था और उसके बाद उसका पॉजिटिव आ गया है। लेकिन इसमें मज़कूरा शख्स क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर है, उनका मानना है कि घर से उनका सैंपल लिया गया है, लेकिन घर से एक पड़ोसी उसका जो है वो लैब टेक्नीशियन है और वही कोविड के जो है सैंपलिंग वगैरह कर रहे हैं और उन्होंने ही घर जाकर उसका सैंपल लिया हुआ था, ये उनका मानना है। लेकिन हमने उनसे पूछा जरूर ये बात कि अगर उसका सैंपल लिया गया तो आप जो हमारे साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, क्या ये उस कमेटी की तहकीकाती कमेटी का रिपोर्ट है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं? उनका कहना है कि अभी वो तहकीकाती कमेटी बनी नहीं, बल्कि इतना जरूर है कि उन्होंने उसी शख्स से यानी उसी लैब टेक्नीशियन से पता किया है जिस पर ये इल्जाम है कि उन्होंने मज़कूरा कोविड पेशेंट के साथ कोई ज्यादती की है या कोई जाती रंजिश थी, तो उस पर जो है उन्होंने ये कहा है कि उसी को जो लैब टेक्नीशियन है उन तो हिलाल ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आप बता रहे हैं कि जो जिस शख्स का जिसके कल जिसे उठाया गया, क्वारंटाइन किया गया और अब उसका एसडीएम के बकौल जो आप बता रहे हैं कि टेस्ट उनकी सैंपल लिया गया था? जी बिल्कुल, एसडीएम ने ऑन रिकॉर्ड हमारे साथ कैमरे पे बात करते हुए कहा कि उस शख्स का जो सैंपल है वो लिया गया था। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इस पर अभी भी गुंजाइश है मजीद तहकीकात की, क्योंकि जो शख्स पॉजिटिव आया है, जिसे पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने ये दावा किया है कि जिस लैब टेक्नीशियन ने उनका सैंपल लिया तो उन्होंने कोई जिद निकाली है, क्योंकि उनकी कोई आपसी रंजिश है, तो उनका मानना है कि उसी रंजिश के नतीजे में उसका सैंपल जो वो पॉजिटिव दिखाया गया है। हालांकि वो इस बात से भी इनकार कर रहा है कि उसका कोई सैंपल लिया ही नहीं गया। लेकिन एसडीएम साहब ने जब हमारे साथ बात की, उन्होंने कहा कि इसमें और भी गुंजाइश है मजीद तहकीकात करने की और वो आला अथॉरिटीज के साथ इस चीज को उठाएंगे और फौरन से बेशतर इसके लिए कोई इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठाई जाएगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक तरफ एसडीएम साहब, एक तरफ महकमा सेहत, तो दूसरी जानिब लैब टेक्नीशियन और जिस शख्स का टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो अपनी बात अलग तरीके से रख रहा है। इन सब के बीच में क्या कहीं तालमेल में गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी खामी इस संगीन सूरत हाल में निकलकर सामने आ रही है? देखिए आसिफ, हमने बात की क्योंकि इस स्टोरी के पीछे में बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक नोशन जो है गलत चला गया है कि शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस वजह से हमने जो यहाँ पर जो सैंपल कलेक्शन सेंटर है वो एसडीएम जो वो पीएमओ चाडूरा देख रहे हैं, तो उनके साथ डॉक्टर जोर के साथ भी हमारी बात हुई है। हमने उनसे कहा कि क्या आपके सेंटर से इसकी कोई कलेक्शन हुई है, सैंपल कलेक्शन हुई है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सेंटर से कोई कलेक्शन नहीं हुआ है, शायद उन्होंने वॉलंटियरली लिया है। लेकिन जब हमने एसडीएम से ये बात की कि आपका जो पीएमओ है वो इनकार कर रहे हैं कि कोई भी सैंपल लिया गया है, तब उन्होंने कहा कि वॉलंटियरली जो है सैंपलिंग की जाती है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है, यानी 30 साल होल्डर जो है मालिक जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है और उसका सैंपल हम घर में जाकर भी जो है ले सकते हैं। और मज़कूरा शख्स जिसने सैंपल कलेक्ट किया है वहां से वो उसका पड़ोसी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और कोविड से भी वो सैंपलिंग कर रहे हैं और उसी क्राइटेरिया के तहत उन्होंने वहां से लिया हुआ है। लेकिन ये बात अपने नाज़रीन तक हम जरूर कहना चाहेंगे कि एसडीएम से मैंने ये भी कहा है कि मज़कूरा शख्स जिसका कोविड पॉजिटिव केस आया है, उन्होंने ये दावा किया है कि मेरे साथ बात करते हुए कि एसडीएम साहब ने भी कल के दिन में उसके ऑफिस से उसके 30 साल से चाय पी ली है और उन्हें एतराफ किया है कि शायद मैंने पी ली होगी क्योंकि मेरे पास चाय आई है, शायद वो उसी दुकान से आई है। तो
गंभीरता जो है समझा जा सकता है। बिल्कुल, चाय का जिक्र और टी स्टॉल का जिक्र इस चिट्ठी में भी किया गया है जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी को लिखने वाले कौन हैं, ये कंफर्मेशन कहां से हुई थी कि ये पॉजिटिव शख्स है, और उसके बाद लोगों से अपील की जा रही थी चिट्ठी के जरिए कि आप उनके कांटेक्ट में ना आए? जी बिल्कुल, ये एसडीएम ऑफिस से ये चिट्ठी निकली है, ये इश्तिहार है लोगों को, और ये ऑन रिकॉर्ड एसडीएम साहब ने हमारे साथ बात करते हुए भी किया है कि उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए और खासतौर पर जो यहाँ पर काम करे, क्योंकि यहाँ पर अदलिया भी है और तहसील ऑफिस भी है, एसडीएम का भी ऑफिस है, और यहाँ पर चांसेस है कि कल ही दिन, चूंकि एक दिन में ही ये टी स्टॉल यहाँ पर खुला हुआ था, तो चांसेस है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से चाय पी ली होगी और एक उसके कांटेक्ट में भी आए हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टॉल कल के दिन में खुला था जहाँ पर चाय दस्तयाब थी। तो इस वजह से हमने ये सवाल भी उनसे पूछा कि ये आपके साथ कल दुकान खुली है, ये कहीं ना कहीं आप गाइडलाइंस की वायलेशन तो नहीं समझते हैं? किस क्राइटेरिया के तहत उसे यहाँ पर इजाजत दी गई है? आपके दफ्तर के पास ही ये टी स्टॉल है। तो उन्होंने इस पर चूंकि तोड़ मरोड़ कर ही जवाब दिया और इतना एतराज किया कि आपका सवाल जायज है, और कहा कि ये कल दिन में ही खुला था और कुछ ही घंटे के लिए ये खुला था और 3 बजे ये फिर से बंद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो एक बड़ा मामला जरूर इसलिए क्योंकि इंतजामिया की जानिब से जिस शख्स को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थमाई गई थी, अब इसमें यह भी बताया जा रहा क्योंकि मज़कूरा शख्स की तरफ से ये कहा गया था उनका सैंपल लिया ही नहीं गया, जो अब ऑफिशियल कंफर्मेशन हो पाई है कि उनका सैंपल लिया गया है और घर से लिया गया, जो अभी हमारे श्रीनगर ब्यूरो बता भी रहे थे। और अब इस पूरे मामले में हालांकि ये चीज़ ज़रूर कंफर्म हुई है कि उनका सैंपल लिया गया, लेकिन इंतजामिया का भी ये कहना है कि वो इसमें मजीद तहकीकात कर रही है और जो कुछ भी लैब टेक्नीशियन से लेकर अस्पताल तक, टी स्टॉल तक या एसडीएम ऑफिस तक जो कुछ हुआ है उस सब पर दोबारा तहकीकात करके पूरे मामले को खंगालने के बाद तफसीलात फराहम की जा सकती हैं। ये तो एक खत की बात, अब जरा दूसरा खत भी आपको बताते हैं। परमिशन लेटर, इंतजामिया की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो इंतजामिया से इजाज़त लेने के बाद आपको जाने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब अगर एक डिवीज़न से, एक सूबे से आप दूसरे सूबे में जाते हैं तो आपको सूबाई इंतजामिया की इजाज़त लेनी होगी। लेकिन कल से कई फ़ोन कॉल्स हमारे न्यूज़ रूम को मौसूल हुई हैं जहां ये शिकायत मिल रही हैं कि अगर कोई कश्मीर वादी से जम्मू का रुख करता है या जम्मू से कश्मीर जाता है तो सूबाई इंतजामिया से बाज़ाब्ता तौर पर लेटर लेने के बाद, परमिशन लेने के बाद वो जाता है। लेकिन इस बीच अगर कोई वादी कश्मीर से जम्मू का रुख कर रहा है तो टनल के आसपास उसे पुलिस की जानिब से रोककर उस परमिशन को रद्द कर दिया जाता है, मानने से इनकार कर दिया जाता है, जो सूबाई इंतजामिया कश्मीर उस सफर करने वाले शख्स को थमाती है। पूरा मामला क्या है, इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे और हकायक क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आरिफ वहीद, हमारे नुमाइंदे, इस वक्त बनिहाल से हैं क्योंकि टनल के आसपास का पूरा मामला है जहां पर इन लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। उस वक्त जब श्रीनगर के अंदर सूबाई इंतजामिया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी को इजाज़त देती है, इजाज़त के बाद भी उन्हें दूसरे सूबे में पहुंचते पहुंचते कई तरह की तकलीफें उठानी पड़ती हैं। हमारे साथ आरिफ है। आरिफ, क्या कुछ ये पूरा मामला है? आपने दोनों तरफ, जो कश्मीर वादी से जम्मू और जम्मू से कश्मीर जाने वाले लोग हैं, दोनों तरह के लोग जो हैं परमिशन के साथ जाते हैं, लेकिन कई तरह के मामला निकल कर आए हैं और एक बाज़ाब्ता तौर पर इसका सबूत हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। किसी से बात हो पाई हो, पूरा मामला क्यों है, आखिर क्यों ये तालमेल या कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है? जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करें तो जवाई टनल का जो इलाका है ये कोविड-19 के बाद जो है एक लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे मैं ये कहना चाहूंगा साफ अल्फाज में एक दर्द सिर बन चुका है, क्योंकि वादी कश्मीर के और वादी कश्मीर से जो जम्मू की ओर कुछ जो पैसेंजर जाते हैं, कई जो उनको इमरजेंसीज होती है, लेकिन वहां पे जो सरकार की जानिब से जो कई असातिज़ा साहिबान को जो है अपॉइंट किया गया है, कुछ उनको इख्तियार दिए गए हैं, लेकिन बार बार हमने भी 2-3 बार वहां पे विजिट किया, लेकिन जिन लोगों को कुछ पासेस भी होते हैं उनको घंटों तक वहां पर जो है स्ट्रेंडेड रहना पड़ता है। और एक बात ये कि एक रोज पहले जो है, 2 रोज पहले पुलिस के भी कुछ लोग थे, कुछ यूनिफॉर्म में थे, उनको भी जो है वहां पर खड़ा किया गया। इसके साथ में बात करें तो जो डॉक्टर्स है इमरजेंसी हॉस्पिटल बानीहाल के, उनको जो है कुछ उसके पर्दे के पीछे भी कुछ बातें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन उनको किया गया है, कुछ आ गए तो उन्होंने ड्यूटी परफॉर्म की। सेम वादी कश्मीर के इलाके से, तो कहीं ना कहीं पे जवाई टनल का जो इलाका है ये लोगों के लिए जहां पर कोविड-19 का थ्रेट है, लोग परेशानी में है, कोऑपरेट करते हैं। तो आप सर एक पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा कि एक शख्स जो इतनी स्ट्रगल करता है, जो रूरल एरिया से डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचता है, अप्रोच करता है, अपनी फरियाद रखता है, उसके बाद जब उसको पास दिया जाता है
तो वही जानता है कि जिसको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है फिर पास मिलता है। फिर जब जवाई टनल पे पहुंचता है तो वहां पर दूसरा किस्म का जो है वो माहौल देखता है तो वो भी परेशान होता है। कहीं ना कहीं फिर सवाल ये कि क्या डिविजनल कमिश्नर का जो लेवल है, जो एक प्रोविंस का हेड है, क्या उसके पास को भी जो है जब आप स्टैंप देखते हैं क्या उसको भी ज्यादा फिर तो क्या वेरीफाई इसके करने पीछे की गड़बड़ी कहां पर हो रही है? हम ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं हर वक्त तैनात, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रहती है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी है, सीआरपीएफ भी होती है। क्या आपसी जो कोऑर्डिनेशन है सूबा इंतजामिया कश्मीर और जम्मू का वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, या कोई और वजह है डिपार्टमेंटल लेवल पर, मकामी सतह पर, जहां पर आम लोग सफर कर रहे हैं? बिल्कुल आसिफ, इसमें फिर ये मामला उठता है कि वादी कश्मीर में टनल के उस साइड जो कुछ लोग हैं उन्होंने मेरे सामने, मेरी आई विटनेस मेरे सामने जो है 2 एम्बुलेंसों को डिटेन किया और वहां पे जो अटेंडेंट्स है उनको पूरी तरह से जो उन्होंने वहां पे वेरीफाई किया कि कितने अटेंडेंट्स है, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, जबकि उनको पता है कि एसेंशियल सर्विस है। और एक शख्स ने वर्बली जो है मेरे साथ बात की कि जवाहर टनल के उस साइड जो जम्मू साइड जो है कश्मीर के कुछ और आ रहे हैं या यहाँ से जो है उनके साथ बर्ताव नहीं किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट में जरूर कहना चाहूंगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जरूर है। एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान भट्ट के साथ हमने कल टनल पे ये इशू उठाया कि सर यहाँ पे ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का थ्रेट जो है बढ़ने के साथ जो है एहतियाती तदाबीर लेने की जरूरत है, वो भी जरूरी है। लेकिन जो लोग इतनी स्ट्रगल के बाद जो है पास लेते हैं, स्टूडेंट्स होता है या कोई मुलाजिम होता है, तो पीएचक्यू में एक शख्स जा रहा था जम्मू, उनका एक अर्जेंट कोई डॉक्यूमेंट लाना था, उन्होंने 10 फोन मुझे किए। कश्मीर से उनका एक रिलेटिव मुझे फोन करा था, सर ये बाइक पे ही गया क्योंकि गाड़ी को ज्यादा वहां पे चेकिंग होती है, तो उसको भी जो है फिर वापस ही जाना पड़ा। तो ये हालात है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हम जरूर कहेंगे। और आम दिनों में भी कोविड-19 से पहले भी जवाई टनल में जो है ये इशू जो है उठता हुआ नजर आ रहा था पहले भी और आज भी जो है कोविड। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद तमाम जानकारी के लिए। तो सूबाई इंतजामिया से या जिला इंतजामिया से परमिशन लेने के बावजूद भी एक खित्ते से दूसरे खित्ते में दाखिल होने की कोशिश होती है, कर्फ्यू पास या फिर परमिशन लेटर होने के बावजूद भी आज भी लोगों को मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इधर लॉकडाउन के करीब 75 दिन गुजरने के बाद भी वादी भर में बंदिशों की सूरत हाल में कदरे तब्दीली हुई है और शबाना कर्फ्यू के नफाज के बाद आज सुबह से ही शहर श्रीनगर के सभी इलाकों में या वादी के दीगर कस्बों की बात करें तो बंदिशें कुछ हद तक नरम की गई हैं और सड़कों पर बिछाई गई खारदार तारें आज चंद इलाकों से हटाई गई, जिस दौरान लोगों की नकलो हरकत भी गुज़श्ता दिनों के मुकाबले सुबह सुबह ज्यादा देखी जा रही है। चंद इलाकों के अंदर बंदिशें आज भी जारी हैं और रेड जोन या कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी तरह की राहत इंतजामिया ने नहीं दी है। ताहम इस दौरान लॉकडाउन की 5वें मरहले के दौरान कारोबारी सरगर्मियां बंद होने के साथ साथ निजी गाड़ियों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इस बीच जहां एक तरफ निजी गाड़ियां चल रही हैं तो सड़कों पर पैदल चलने वालों की तादाद भी गुज़श्ता दिनों के मुकाबले बढ़ रही है, लेकिन तमाम तरह की कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पटरी पर नहीं लौट पाए। यहाँ पर लाल चौक में भी अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर दुकानें भी बंद है, यहाँ पर लोगों की बहुत भी बंद है, वहाँ पर खुला है। ऐसे यहाँ पर अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह को बहुत से हाँ यहाँ पर लोग चलता है इसलिए हाँ सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। लॉकडाउन तो कंटिन्यू चल रहा है, अभी कुछ साइडों में ढील दिया गया क्योंकि लोगों को भी अभी बहुत टाइम हो गया है कि लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है। अब गरीब लोग भी बेचारे बहुत है, वो खुद ही निकल रहे हैं, कोई उनको नहीं बोल रहा है कि आप निकलो, वो खुद ही निकल रहे हैं। अब लोगों को एहतियात भी करना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट ने सब कुछ हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर ही रखा। उन्होंने बोल दिया कि अपने सामान का खुद ही जिम्मेदार होगा इंसान, तो इसीलिए अब लोगों को खुद सोचना चाहिए। हमें डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा, हमें दूर दूर बैठना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा ना हो। तो इस बीमारी का इलाज यही है कि दूर दूर ही रहे। तो इंशाल्लाह हम भी इससे लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट से भी काम कर रहे हैं, तो काम भी चल रहा है। तो लोगों को चाहिए कि वो एहतियात करें। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और इस दौरान अमेरिकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को G7 ग्रुप की अगली मीटिंग में हिस्सा लेने की दावत दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने G7 की सदारत अमेरिका को मिलने का जिक्र करते हुए ग्रुप में तौसी करने की उम्मीद जाहिर की, जिससे कि इसमें हिंदुस्तान समेत कुछ दीगर ममालिक को भी शामिल किया जा सके। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अमेरिका में होने वाली G7 ग्रुप की आइंदा मीटिंग में शिरकत की दावत दी है, जिसकी तस्दीक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्ता वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट के जरिए थी।
इस टेलीफोनिक बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ट्रंप ने दोनों ममालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़ा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधार की ज़रूरत जैसे अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तख्लीकी और दूरअंदेश सोच की सताइश करते हुए तस्लीम किया कि ग्रुप की तोसी को कोविड-19 के बाद दुनिया को देखते हुए की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान को अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ मिलकर कामयाबी के लिए काम करने में खुशी महसूस होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका में जारी तहरीक पर फिक्र जाहिर की और सूरत हाल का जल्द हल निकलने की नेक ख्वाहिशात जाहिर की। दोनों लीडरान ने कोरोना वबा से पैदा सूरत हाल, हिंद चीन सरहद पर सूरत हाल और आलमी सेहत तंजीम WHO में इस्लाह की ज़रूरत जैसे अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुज़श्ता फरवरी के दौरा हिंद का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दौरा कई मामलों में तारीखी और यादगार रहेगा। इससे दो फरीकी ताल्लुकात में नए संग मील कायम होंगे और गौरतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इससे पहले भी 2019 में सदर ट्रंप की दावत पर G7 इजलास में शिरकत कर चुके हैं। 2019 में इजलास फ्रांस में हुआ था, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खुसूसी मेहमान के तौर पर इस मीटिंग में शिरकत की थी। आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान G7 ग्रुप का कारकुन मुल्क नहीं है, रुकन मुल्क नहीं है और G7 में बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता और बासर ममालिक का ग्रुप है। लेकिन अब ग्रुप में जब तोसी होगी तो इसमें भारत को भी शिरकत की दावत दी जा सकती है। उमर कॉलोनी मारगुंड कंगन गांधरबल में पीने के साफ पानी की किल्लत की आवाम ने शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें गुज़श्ता कई माह से मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके की वसी आबादी आलूदा पानी की सप्लाई की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई है। ताहम महकमा PHE के नोटिस में मामला आने के बावजूद भी इलाके की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही। उमर कॉलोनी मारगुंड कंगन गांधरबल के लोगों ने महकमा PHE के आला हुकाम से इलाके में पानी की साफ सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मसला है, पानी का मसला लास्ट 20 साल से है। तो ये पानी जो है, सबसे पहले लोगों का छोड़ो कि ये पानी एक आर्मी स्कूल है, उन लोगों को ये सप्लाई होता है। दूसरा डिग्री कॉलेज है, उन लोगों को ये सप्लाई। और एक अभी ITI उनको होता है। ITI में पुलिस JK पुलिस वहाँ पे प्रेजेंट है। और क्वारंटाइन सेंटर एक बनाया है कि अगर अल्लाह बचाए वैसी हालात होगी तो उनको भी यही पानी सप्लाई होता है। और जो यहाँ पे एक मोहल्ला है उमर कॉलोनी के नाम से, तो 20 साल से हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई कम से कम इंसानियत के लिहाज से जो हमारा मसला है, नदी में डायरेक्ट पाइप है और वो टैंकी में जाता है और डायरेक्ट घरों में सप्लाई होती है।